Okay. So we are starting the second last chapter of this module, Complete CCNA ITN, and the name of the chapter is Network Security Fundamentals. आपको पता है कि ITN का मकसद ये है, वन ऑफ द दो मेन ऑब्जेक्टिव्स कह सकता हूं। एक तो ये है कि आप TCP/IP मॉडल को अच्छी तरह से समझें, और दूसरा इसका मकसद ये है कि आप किसी भी एडवांस कोर्स के लिए तैयार हो जाए, चाहे वो ऑटोमेशन का है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का है, चाहे वो किसी भी दूसरे एरिया में है, आप उसके लिए तैयार हो जाए। तो इस लिहाज से आपको पता है कि आज के दौर, और हमने TCP/IP की 5 लेयर्स को स्टडी कर लिया। ठीक, आज हम, आपको पता है कि नेटवर्क्स में आजकल सिक्योरिटी इज ए वेरी हॉट टॉपिक। हर जगह हम चाहते हैं कि हमारा डिवाइसेस, हमारा डेटा वो सिक्योर। इसलिए ये चैप्टर 16 इसलिए रखा गया कि आप लोगों को आगाही मिल जाए कि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या कुछ है। जबकि ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क सिक्योरिटी का जो एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, वो मुख्तलिफ काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर नेटवर्क का बंदा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में बैठ के काम करता है, तो सिक्योरिटी का बंदा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में बैठ के काम करता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क से, जिस तरह एक वक्त था कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर से उसका एक बच्चा टेलीकॉम इंजीनियर निकला, उसकी एक फील्ड, लेकिन उसने इतना ज्यादा पीक ले ली थी कि लोग लगता था कि ये तो इलेक्ट्रिकल से भी आगे निकल गया है। इसी तरह नेटवर्क की अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, लेकिन सिक्योरिटी ने शायद उससे भी ज्यादा जगह घेर ली। ठीक, इसलिए आज आप देख रहे हो कि कुछ यूनिवर्सिटीज बैचलर लेवल पे साइबर सिक्योरिटी, कुछ मास्टर लेवल पे साइबर सिक्योरिटी, कोई उसको साइबर सिक्योरिटी कहता है, कोई उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहता है, कोई उसको नेटवर्क सिक्योरिटी कहता है, मुख्तलिफ नामों से उस चीज को बेच रहे हैं। ठीक, अब ये भी याद रखें कि यहां पे बैठा हुआ बंदा मोस्टली 3 या 4 काम में से सबका तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक ये उसको आना चाहिए। मिसाल के तौर पे नंबर 1, उसको अटैकर के तौर पे रोल प्ले कर सकता है। अब ये अटैकर का रोल एथिकल भी हो सकता है और नॉन एथिकल भी हो सकता है। अगर ये रोल उसका एथिकल है तो इसकी अच्छी एग्जांपल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग, जहां पे आप अटैक करोगे लेकिन अच्छे मकसद के लिए करो, इसलिए हम उसको कहते हैं एथिकल। लेकिन अगर आप किसी के अपने फायदे के लिए करते हो, लाजमी तौर पे इस एथिकल में भी आपका फायदा तो है, आपको पैसे मिलेंगे, आप किसी के लिए मुफ्त में तो नहीं कर रहे, लेकिन यहां पे आपका, लेकिन उसकी इजाजत से कर रहे, तो देन यू आर ए पेन टेस्टर। लेकिन अगर आप उसकी इजाजत के बगैर अपने फायदे के लिए कर रहे हो, आप उसके डिजिटल एसेट्स को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा हासिल करना चाहते हो, तो देन यू आर ए नॉन एथिकल अटैकर। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली ब्लैक हैट थ्रेट एक्टर भी कहते हैं, थ्रेट एक्टर भी कहते हैं। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? क्या यही चीजें अब्दुल्ला आप अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं कि नहीं? यही पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कहां तक हम इकट्ठे चलते हैं और कहां पे हम क्रॉस करते हैं। लेकिन कम से कम फंडामेंटल में मैं क्रॉस करने का नहीं सोच सकता। अगर आप में से जो लोग साइबर सिक्योरिटी का हमारा जो एरिया है उसको लेंगे, वो लाजमी तौर पर फिर हम उनसे आगे निकलने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके,
इसी तरह ये तो हो गया एक रोल। दूसरा रोल आपका डिफेंडर का हो सकता है। डिफेंस, हर जगह पे, हर जगह पे दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके डिफेंस के लिए लोग उन्होंने, जिस तरह आप अपनी फौज रखते हैं, बल्कि मैं अगर आपको कहूं तो ये काम आप यूं एज्यूम कर लें कि एक अवाम है और एक आपकी फौज है, आपकी एजेंसीज हैं। तो ये डिफेंडर का काम आपकी फौज जो आपका डिफेंस करती है, उसी तरह यहां पे सॉक में बैठे हुए लोग, और हम देखेंगे इस कोर्स में तो नहीं, लेकिन सॉक में जिस तरह के हर एक कंपनी में एक हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की ऑफ पीपल होते हैं, यहाँ भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड देन मैनेजर। तो मुख्तलिफ हायरार्की है जो कि आपके नेटवर्क को सिक्योर करती है। और अगर आप पे कोई अटैक हो तो उसको कोशिश करती है पहले कि पहले तो ना हो, पहले से ऐसे मेजर लिए जाएं ताकि आप पे अटैक कामयाब ना हो सके। लेकिन जो आपका अटैकर है वो रिकॉनेसेंस करके, चाहे वो एक्टिव है कि पैसिव है, वो रिकॉनेसेंस करके कोशिश करता है कि कोई ऐसी लूप होल ढूंढे, ऐसी कमी ढूंढे जिसके जरिए वो आपको नुकसान पहुंचा सके। तो दिस इज ए वॉर बिटवीन द अटैकर एंड द डिफेंडर। इसके अलावा जो रोल आप सिक्योरिटी में जाके हासिल कर सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जो रोल आप हासिल कर सकते हैं वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि आप अटैकर डिफेंडर की बजाय आप फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक को उठा लें। शायद आपने नाम सुना हो, डिजिटल फॉरेंसिक। अब्दुल्ला इशारा दे रहा है कि उसने ये नाम सुना है या इसको पढ़ा है। तो क्या है जी डिजिटल फॉरेंसिक फिर? इसका मतलब ये है कि अटैक्स में भी बात दुरुस्त है, लेकिन अटैक के बगैर भी डिजिटल फॉरेंसिक का एक रोल है। जैसे आपने देखा कि आजकल हमारे एजेंसी जिसको भी पकड़ती हैं, बाज औकात बंदा उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो जाके उसके घर से उसकी मोबाइल में और उसके लैपटॉप्स को उठा लेते हैं। अब उसने कोई अटैक तो नहीं किया, लेकिन वो वहां से कुछ ऐसे एविडेंसेस ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं जिनको कल वो अदालत में पेश करके इस बंदे को सजा दिलवा सके। तो दैट कम्स अंडर दी डिजिटल फॉरेंसिक। ये भी सिक्योरिटी के ही लोग हैं। चौथा काम जो यहां पे आप कर सकते हैं ये सीखने के बाद, नासिर, वो है इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम। जैसे एक तरफ आपकी आर्मी होती है, एक तरफ आपकी आर्मी होती है, तो साथ ही आपने देखा होगा कि आर्मी में ही एक और तबका भी मौजूद है जो कि कहलाता है कमांडोस। होता है ना जी। अब अगर आपको कुछ साल पुरानी मेमोरीज की तरफ ले जाऊं, तो अगर एपीएस में अटैक हो गया था और उस टाइम पे क्या आपने अपनी फ्रंटियर पुलिस को बुलाया? क्या आपने एयरफोर्स को बुलाया, नेवी को बुलाया, आर्मी को बुलाया? किसको बुलाया? किसको? कमांडोस। क्यों? क्योंकि दे हैव बीन ट्रेन्ड कि जब अटैक हो जाए तो इनके पास ये वो है कि अपने दुश्मन को मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि अगर आर्मी को बुला लेते, अगर लेट करो एयरफोर्स को बुला लेते, तो वो कहते हैं कि जी F-16 तो है, अभी आते हैं ऊपर से एक गिराएंगे मिसाइल, ना ना अटैकर रहेगा ना कोई और रहेगा, फारक कर देंगे सबको, एक 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 ही। बल्कि F-16 भी क्या, अपना छोटे से छोटा तैयारा भी वो यहाँ भेजते, एक मिसाइल गिराते और कहते सारा खाली हो गया जी, हमने अटैक पसबा कर दिया है। अगर आप आर्मी को बुलाते
तोपखाने वालों को बुलाते, आर्टिलरी को बुलाते, वो कहते कोई मसला नहीं है जी, सामने बिल्डिंग के एक तोप लाते हैं, एक गोला गिराएंगे, पूरी स्कूल फारग हो जाएगी, सारे अटैकर मर जाएंगे, लेकिन हजारों बच्चे भी खत्म हो जाते। ये उनका भी काम नहीं है। इसी तरह अगर हम पुलिस को कहते हैं तो वो तो इस चीज के लिए ट्रेंड ही नहीं है, इसलिए कमांडोज का काम होता है कि जब अटैक हो जाए उस वक्त वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो यूं नेटवर्क के लोग इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, जब इंसिडेंट हो जाए उसको और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह वो अपने लॉस को, क्योंकि वो तो आपको लॉस देने के लिए आया, डिजिटल एसेट को नुकसान देने के लिए आया, चाहे वो इक्विपमेंट है इस केस में, चाहे वो इक्विपमेंट है, चाहे वो इंफॉर्मेशन है, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, उसको कम से कम नुकसान पहुंचे और जल्द अज जल्द अटैक को रोक लिया जाए। अब आपकी मर्जी कि आप इनमें से किस रोल के लिए अपने आप को, अगर आपको ये रोल आपको ये फील्ड अच्छी लगती है तो कौन सा रोल अपने लिए उठाते हैं। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आज के टॉपिक्स की तरफ आऊं, क्योंकि तो फंडामेंटल है, इन चारों में से कोई भी काम हम नहीं सीखेंगे, एक चैप्टर है, सारी 40 स्लाइड्स हैं, तो इसमें हम, लेकिन एक कम से कम आइडिया तो हो गया, क्योंकि एजुकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है काउंसलिंग, जो कि हमारे यहाँ पे बुरी तरह से फेल है। हमारा स्टूडेंट 4 साल के बाद निकलता है और निकलने के बाद फिर उस वक्त वो एज्यूम कर रहा होता है कि जब मैं निकलूंगा तो सिस्को का सीईओ भी बाहर खड़ा होगा यूटी के साथ ही, सीमेंस का भी खड़ा होगा, नोकिया का भी खड़ा होगा, हवावे का भी खड़ा होगा, एनईसी का भी होगा, एल्काटेल का भी होगा, हर कोई मुझे खींच के कह रहा होगा आओ मेरे कंपनी में, और मैं कहूंगा न कहूंगा। लेकिन 4 साल के बाद जब वो निकलता है तो पता चलता है यहाँ तो कोई भी नहीं आया, क्योंकि उसकी कोई काउंसलिंग नहीं हुई होती, उसको पता नहीं होता कि मुझे कौन सा एरिया, मुझे हार्डवेयर डिजाइन की तरफ जाना चाहिए, मुझे नेटवर्क की तरफ जाना चाहिए, मुझे सिग्नल प्रोसेसिंग की तरफ जाना चाहिए, मुझे प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहिए, मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो ये चंद लफ्ज जो मैंने चंद मिनट आपके सामने बोला, मकसद ये था कि अगर आपको पता चले कि आईटीएन करने के बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं, और अगर इस लाइन को लेते हैं तो पहले से आपको पता हो कि क्या मैं अटैकर बनना चाहता हूं, क्या मैं डिफेंडर बनना चाहता हूं, क्या मैं डिजिटल फॉरेंसिक साइड पे जाना चाहता हूं। इवन आजकल एक बड़ा अहम वो है विच इज द पेनिट्रेशन टेस्टर। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है, क्योंकि कोई नहीं पता कि आपके नेटवर्क में कितने लूप होल्स हैं, और अगर आप अपने लूप होल्स को बंद करने से नहीं बंद करते, इन अदर वर्ड, तो फिर आपका असर वही होगा जो एफबीआर का हुआ, जो नेशनल बैंक का हुआ। और चंद दिन पहले मैंने एक इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से नहीं थी, जंग में वो न्यूज थी कि पाकिस्तान में कितने करोड़ लोगों का डेटा जो है वो बिक चुका है। तो दैट इज समथिंग, अब अगर करोड़ है, करोड़ों में है, तो ये सोचो कि कितने आपकी एजेंसीज के लोगों का डेटा कितना औरों के पास पहुंच चुका हो। तो दैट इज टू डेंजरस। एनीहाउ, तो यहाँ पे हम किसकी बात करना चाहते हैं? सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क्स में, थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी थ्रेट क्या चीज है? वुलनेबिलिटीज की टर्म नेटवर्क, क्योंकि चाहे आपको डिटेल पता हो या ना हो, थोड़ा खतरा, लेकिन अगर आपको कुछ पता ही ना हो, कोई कहे कि जी नेटवर्क का बंदा कहे जी हमारे नेटवर्क में वुलनेबिलिटी है, और आप उसको यूं करके देखेंगे पता नहीं कौन सी बला है इनके नेटवर्क में, और आप कोई कप ढूंढ रहे हो, आप कोई बॉटल ढूंढ रहे हो उसके कमरे में कि शायद इसको कहते हैं वुलनेबिलिटी, कम से कम ये तो पता हो कि वुलनेबिलिटी किसे कहते हैं, थ्रेट किसे कहते हैं, नेटवर्क अटैक्स कैसे, कौन किस किस्म के नेटवर्क अटैक्स, किस तरह, इसका मतलब ये वाला काम। इसी वजह से बाज औकात हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, रेड टीम, पिंक टीम। देयर इज समथिंग इन दी चैट, लेट मी गो हियर। जी बिल्कुल, शैला है, शैला कहाँ पहुंची हुई है?
ओके, तो हम बात कर रहे हैं अबाउट दी, हम बात कर रहे हैं अबाउट दी रेड टीम, पिंक टीम, ब्लू टीम। तो अगर आप अटैकर बन के लिए वो होना चाहते हैं तो विल बिकम पार्ट ऑफ द रेड टीम। अगर आप इसी अटैकिंग के काम को एथिकली करना चाहते हो तो यू आर पार्ट ऑफ द पिंक टीम। और अगर आप डिफेंडर का काम करना चाहते हो तो यू आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द ब्लू टीम। बात समझ आ रही? ओके, नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे अटैक का काम, इसका मतलब है कि हम कुछ रेड टीम या पिंक टीम का हिस्सा बनने के बारे में थोड़ा सा सोच रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा स्टेप होता है नेटवर्क अटैक्स में, कि हम उस नेटवर्क के बारे में जितनी पॉसिबल है इंफॉर्मेशन वो गैदर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? अगर आपने किसी भी किले को, शहर को, मुल्क में को अटैक करना है तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि इनकी फौज कहाँ है, कितनी है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे इन्होंने फौज बिठाई हुई है वगैरह, कहाँ इनके जहाज हैं, कहाँ इनके नेवी के चीजें हैं। तब आप अटैक आपका कामयाब होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास ज्यादा हो, आप कलेक्ट करेंगे अपने टारगेट के बारे में, उतना ही आपके अटैक के चांसेस, कामयाबी के चांसेस ज्यादा हों। लेकिन यहां पे आप अपने कमांडो को भेज के इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर सकते। मतलब आपकी मिसाल के तौर पे आपके आईएएस आई है, अगर उसने किसी अपने टारगेट के बारे में मालूमात लेनी है तो डेफिनेटली दे विल बी लॉन्चिंग देयर पीपल देयर। और वो वहां पे हो सकता है कोई चौकीदार बन के, कोई चपरासी बन के, कोई भिखारी बन के, वट एवर, वो वहां पे रह के इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पे आपका टारगेट अमेरिका में है। आप अमेरिका को ये नहीं कह सकते कल अब्दुल्ला कि जी माला वीजा वर्क बोले तो जी गूगल बांधे अटैक कोल वाड़ा, जो जूम बांधे अटैक कोल वाड़ा, नहीं, यू कांट से दिस। आपने यहीं से बैठ के इंफॉर्मेशन हासिल करनी। और इस अमल को कहते हैं रिकॉनेसेंस। इस अमल को कहते हैं रिकॉनेसेंस, जो कि आप एक्टिवली भी और पैसिवली भी हासिल करें। और इसके लिए आप मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करेंगे और उन टूल्स के जरिए आप उसका आईपी, उसके कौन कौन से सर्वर हैं, उनके कौन से आईपीज हैं, कौन कौन से उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कौन सी एप्लीकेशंस हैं, उनके क्या वर्जन्स हैं, यहां से बैठ के आप सब कुछ बताएंगे। फिर उस इंफॉर्मेशन को आप इस्तेमाल करके अटैक ढूंढ करने की कोशिश करेंगे। फिर आप उस नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अटैक का मतलब पहला होगा एक्सेस करो। फिर आप एक ऑर्डिनरी यूजर के तौर पे वहां गए। मिसाल के तौर पे आप वहां पे एक पुलिसमैन के तौर पे लटकर, सिपाही के तौर पे इंटर हो गए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप कोशिश करेंगे कि मैं सिपाही से ब्रिगेडियर बन जाऊं, यानी अपने प्रिविलेजेस इंक्रीज करूं ताकि मैं ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर सकूं और अपनी मर्जी के डिसीजंस इंप्लीमेंट करवा सकूं। तो यहां भी आप अपनी प्रिविलेजेस को लेट करें, यू वांट टू बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नेटवर्क, सो इट मीन यू विल बी ब्रेकिंग द पासवर्ड्स व्हाट एवर आर देयर फॉर एग्जांपल, एंड देन you will make your attack, you will make your whatever your goal is, आप उसको अचीव करोगे। और आखिर में कोशिश करोगे कि निकलने से पहले अपनी तमाम ट्रेसेस को खत्म कर, अपनी ट्रेसेस को खत्म कर दो। क्यों? कि पता लाजमी तौर पे कभी तो डिफेंस वाले जागेंगे ना, कभी तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स वाले जागेंगे ना। वो सारी चीजें उनको उन्होंने भी तो कोई सिस्टम लगाया होगा, उन्होंने भी इन अदर वर्ड को कैमरे लगाए होंगे। वो उसकी अगर सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने वहां से देख ली तो पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा आया था, कहाँ से आया था, क्या किया उसने, वगैरह वगैरह। तो आप कोशिश करोगे कि वो सारी रिकॉर्डिंग खत्म कर दो, इसको कहते हैं ट्रेसेस को खत्म कर दो। और अपने लिए फिर आइंदा के लिए भी एक
लूप होल, एक रास्ता, एक बैकडोर ओपन रखने की कोशिश भी करो। इस बात समझ आ रही? तो ये तो है तो अटैक वालों का। जी, एनी क्वेश्चन? तो जी जी सर, आपने भी एक्टिव एंड पैसिव रिकॉग्निशंस की बात की है ना, जी तो हम बिल्कुल। इसमें ये कह सकते हैं कि एक्टिव रिकॉग्निशंस में हमारे पास लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आता है और पैसिव में हमारे पास लॉस ऑफ इंटीग्रिटी आता है। आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं हुई। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आपको एक्टिव और पैसिव में फर्क का थोड़ा सा इशू है। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो जी। आप अपने क्वेश्चन को रिपीट करें। ठीक है? ओके सर। ओके। क्वेश्चन पूछा शैला ने कि पैसिव और एक्टिव में क्या फर्क। पैसिव और एक्टिव में लेडीज एंड जेंटलमैन ये फर्क है, कल मामा नहीं थी तो वो दो थे, आज मामा आई वो भी लेट, और वो दो नहीं आए, आपस में कोई एग्रीमेंट कर लिए। नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, बस मैंने अभी फोन उठाया है तो इसलिए मैंने देखा अभी। अच्छा अच्छा। और वो दो किधर है तो पता है? नहीं, सुमैया कही थी मैं ज्वाइन करूंगी क्लास, लेकिन पता नहीं, मुझे उसका पता नहीं है। अच्छा चले ठीक है। तो क्या आप लोगों का तो आज जुमेरात को या जुमे को, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन आपने कहा था कि हमारा डिफेंस। जी, हमारा डिफेंस होना था, लेकिन कल लास्ट मोमेंट पे हमें मैम मुनीबा की ईमेल आई है कि वो कैंसिल हो गया है। और कब दोबारा? नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट हो गया। तो क्या उसके लिए नेक्स्ट कोई वीक काम में वाम कह नहीं रहे हैं करना? कि अब तो मुझे टाइम मिल करना गया था है, तो। लेकिन जी वो करना है। मैं सुमैया की तरफ कल जाऊंगी, उसके घर जाना है मुझे, तो वहीं पे काम वगैरह कर लेंगे, क्योंकि अभी वीकेंड है तो घर मतलब भी कुछ नहीं तो जा करें। रही मैं इसीलिए। अच्छा जी चले जी। ठीक। ठीक। तो हम बात कर रहे थे शैला के क्वेश्चन पे कि पैसिव और एक्टिव में क्या फर्क। एक्टिव और पैसिव में ये फर्क है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप पैसिव में, मिसाल के तौर पे, आपने क्या क्या करना चाह रहे हैं, देयर समथिंग चैट, can we say in active reconnaissance there is a loss of confidentiality, and passive reconnaissance there is a loss of integrity? मैं नहीं समझता कि ये कोई डेफिनेशन इसमें की बनती है, लेकिन अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर हम देखते हैं, क्योंकि इंटीग्रिटी का मतलब है कि चेंज, चेंज इन दी डेटा अगर है तो इसका मतलब दैट इज द लॉस ऑफ इंटीग्रिटी। और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यह है कि आपका ने डेटा को किसी ने पढ़ लिया, तो इसका मतलब है कि आपकी इंक्रिप्शन को उसने तोड़ दिया, तो दिस इज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। और अगर किसी ने आपके डेटा को चेंज कर दिया तो दिस इज लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, एंड आई डोंट थिंक दैट कम्स ओके नाइस, एंड दैट डजंट कम अंडर द रिकॉग्निशंस। तो अभी मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं और फिर देखते हैं कि इसके साथ कोई रिश्ता बनता है या नहीं बनता, नंबर वन। और फिर ये बात आपने ली कहां से, ये भी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन कुछ देर के बाद। ओके। अब मैं कह रहा हूं कि जी मुझे किसी टारगेट के बारे में मालूमात, इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, और वो मैंने कहा कि इसको कहते हैं रिकॉनेसेंस। ओके। अब एक तरीका ये है कि मैं उस शख्स के से कुछ ना पूछूं, लेकिन उसके बारे में उसके आसपास के पड़ोसियों से, फॉर एग्जांपल, या उसके इलाके के लोगों से उसकी मालूमात हासिल करूं। इसका मतलब है कि उसको उसको मैंने डायरेक्टली कोई टच नहीं किया, मैंने इनफॉर्मली किसी और सोर्स से उसके बारे में इंफॉर्मेशन को पिक किया। दैट इज कॉल्ड पैसिव रिकॉनेसेंस। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं मुझे सिस्को के बारे में, लेट इट बी, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने शैला क्या किया कि मैं यहां पे आया और यहां पे मैंने लिखा हु इज, और अब ये हु इज क्या सिस्को का है? नहीं। क्या ये हु इज जो है यूईटी का है? नहीं। मैं यहां पे लेट करें कि cisco.com लिख देता हूं और सर्च में दे देता हूं। सर्च से मुझे ये पता चला कि जनाब इस cisco.com का सबसे पहले तो ये पता चला कि इसका रजिस्ट्रार कौन है, यानी किसने इसका डोमेन को रजिस्टर करवाया है, वो है मार्क मॉनिटर। कब इसकी खत्म होने वाली है, कब इन्होंने लास्ट टाइम अपडेट किया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज मेरे सामने आ गई कि इनके जो डीएनएस हैं, जो इनके हमने शायद एक दो दिन पहले भी किसी क्लास में मैंने बात की थी, दैट इज अबाउट दी एथोराइज डोमेन नेम सिस्टम।
डीएनएस के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था, ये उसके 3 डीएनएस की इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ गई। अब अगर मैं चाहूं तो इसका आईपी टक करके फाइंड कर सकता हूं। ओके, इसके अलावा मुझे क्या चीज पता चल रही है? मुझे पता चल रही है कि जनाब इस कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो ये सिस्को टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन। मुझे पता चल रहा है कि ये किस स्ट्रीट में है, ये किस शहर में है, ये किस स्टेट में है, ये किस मुल्क में है, इसका फोन नंबर क्या है, इसका फैक्स नंबर क्या है, इसका ईमेल एड्रेस क्या। फिर मुझे ये भी पता चल रहा है कि इसके एडमिनिस्ट्रेटर जो साहब जो हैं उसकी इंफॉर्मेशन, हो सकता है उसका नाम भी यहाँ होता, उसका ईमेल भी होता, जो कि शायद यहाँ पे हो भी, आपको ये मिल रहा है। तो आप मेरी इस बात से ये भी आपको पता चल रहा है कि इसका इसके रजिस्ट्रार का। ओके, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि कई इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिल रही है। हो सकता है मुझे यहां से इंपॉर्टेंट ईमेल्स मिल जाते, जैसे वन ऑफ देम इज infosec@cisco.com। इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि इसके डोमेन में एक ईमेल सर्वर भी शायद मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है, क्या शैला, इसके अलावा मुझे ये भी पता चल रहा है जिसने इसको रजिस्टर किया है उसका ईमेल क्या है। बड़ी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है। अगर मैं ये बात मान लूं और अब मैं यही काम दोबारा करता हूं, लेकिन इस दौरान मैं ये कहूं कि क्या सिस्को को पता चला कि मैंने उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की है? चला, तो शैला ने चैट में कुछ लिखा है, प्रोबेबली नॉट एट ऑल। बस इस किस्म की रिकॉग्निशंस को पैसिव रिकॉग्निशंस कहते हैं। इसमें ना हमने किसी की वो तोड़ी, ना कोई इंटीग्रिटी तोड़ी, ना कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ी, सिर्फ हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। जैसे आप यूटी आपके सामने आ गया, पता चला कि इन्होंने सबसे पहले जब अपने आप को रजिस्टर किया था दैट वाज 2013। अब इनके एक्सपायर होगा 2025 में। इन्होंने, देखें आपको पता चल गया कि इनके अपने कोई डीएनएस नहीं है, इन्होंने कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने आप को डाला हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आप इसको पढ़ना चाहें, अगर इन्होंने बड़ी कम इंफॉर्मेशन यहाँ रखी हुई है, तो यू कैन गेट इंफॉर्मेशन हियर। लेकिन थोड़ी है तो और भी सोर्सेज हैं जो कि अगर आप सिक्योरिटी की उसमें बैठी तो फिर आपसे आपको बताएंगे कि किस तरह और इंफॉर्मेशन मैं इनसे निकाल सकता। फिर एक्टिव में क्या है कि मैं वाकई उसके उसके नेटवर्क में जाके उसके नेटवर्क पे कोशिश करूंगा कि वहां से इंफॉर्मेशन निकालूं। मिसाल के तौर पे मुझे पता चला कि ये आईपी एड्रेस की रेंज इस्तेमाल कर रहा है, मैं उस पूरी रेंज पे जब इंफॉर्मेशन अपनी पिंग भेजता हूं मिसाल के तौर पे, तो अब लाजमी तौर पे ये पैकेट आईसीएमपी के पैकेट उसके नेटवर्क पे वाकई जाके हिट करेंगे। उससे कोई इंफॉर्मेशन मैं निकालने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कौन सा सर्वर अप है, कौन सी मशीन अप है, कौन सी डाउन है, किस मशीन के ऊपर कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही हैं, वगैरह वगैरह। अब मैंने वाकई उस नेटवर्क पे पर पहुंच के ये इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है। दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्टिव रिकॉग्निशंस। जी शाला, क्या मैं दोनों के दरमियान में डिफरेंस एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ? और अगर हुआ तो क्या इसका कोई भी तल्लक मोहम्मद नूर बनता है विद द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड लॉस ऑफ इंटीग्रिटी के साथ? मेरे ख्याल से नहीं बन रहा, बट यू कैन कॉमेंट ऑन। तो आपने खुद ही कह दिया कि जी इट सीम्स नॉट रिलेटेड, तो गुड। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कहां से आपने ये ये डेफिनेशन अपने लिए सोची, लेकिन एनी आओ आइडिया उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं इसमें। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो उमामा, हम बात कर रहे थे कि अटैक्स तो होंगे, चाहे वो स्पूफिंग के अटैक्स हैं, कि डीएनएस के अटैक हैं, कि डीएससीबी के अटैक हैं, कि फिशिंग के अटैक हैं, अटैक्स बेशुमार। अब इन अटैक्स को एज ए डिफेंडर,
एज ए ब्लूटूथ मेंबर, एज ए ब्लू टीम मेंबर रोकना तो है। ये तो नहीं कि उनको खुली छूट दे दें कि जी सकोले शिव कई जमून पर किससे दी। तो यहां पे आता है आपका मिटिगेशन का तरीका। और मिटिगेशन के लिए आप क्या करते हैं, अपने डिवाइसेस को सिक्योर करते हैं, जिसको नॉर्मली तौर पे हम हार्डनिंग कहते हैं। ये लिखा भी है डिवाइस हार्डनिंग। तो इसके ये 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करना चाहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? तो बिस्मिल्लाह करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज सिक्योरिटी थ्रेट्स। एक एक डेफिनेशन और दूसरी डेफिनेशन वुल्नरेबिलिटीज। ठीक, तो जेंटलमैन, थ्रेट का मतलब ये है हर वो चीज जो आपको नुकसान दे सकती है, दैट इज ए थ्रेट। कितनी बड़ी डेफिनेशन है। हर वो चीज जो आपको नुकसान दे सकती है, दैट इज ए थ्रेट। मिसाल के तौर पे मालवेयर दें। अब हमने ये डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, प्राउडली नहीं पढ़ा हुआ। मालवेयर का मतलब होता है, मालवेयर का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर अच्छी इंटेंशन, गुड इंटेंशन के लिए भी बनता है और बैड इंटेंशन के लिए भी बन सकता है। गुड इंटेंशन से मुराद, मिसाल के तौर पे आपके लिए किसी ने मैटलैब बना दिया, आपके लिए किसी ने ऑटोकैड बना दिया, आपके लिए किसी ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, आपके लिए किसी ने वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। ये सब के सब और इस किस्म के बेइंतहा सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि इंसानियत की अच्छाई के लिए बनाए। और आप उसको, मिसाल तो अभी आप जूम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक एप्लीकेशन है, अच्छे पर्पज के लिए बनाई गई कि भाई लोग अपने घर से बैठे हुए, हॉस्टल से बैठे हुए चीजों को देख रहे हैं। गुड। लेकिन कुछ ज़ेन ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचा के खुशी हासिल करते हैं, फायदा हासिल करते हैं, तो वो बैड पर्पज के लिए सॉफ्टवेयर लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, रैंसम्स, एडवेयर्स, स्पाईवेयर्स वगैरह वगैरह। तो अब ये क्या है, मुसलसल खतरा है हमारे लिए। तो इनको क्या कहते हैं, थ्रेट्स। इनको क्या कहते हैं, थ्रेट्स। तो इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हमने कहा कि मुख्तलिफ किस्म की, पहले तो ये तो क्लियर होता है कि थ्रेट किसे कहते हैं। तो जो हमारे इंफॉर्मेशन को, डिजिटल इंफॉर्मेशन को, एसेट्स को के लिए खतरा हो, दैट विल बी कॉल्ड एज दी थ्रेट। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए थ्रेट। तो हमने कहा अटैक ऑन ए नेटवर्क कैन बी डेविस्टेटिंग एंड कैन रिजल्ट इन ए लॉस। क्या आपको नुकसान होगा? कहेंगे हमारे पर अटैक हो तो मुझे क्या होगा? भाई मेरा टाइम जाया होगा, मेरे मनी जाया होगा, और इससे भी ज्यादा जो यहां नहीं लिखा हुआ, आपका गुड नेम जो है, आप एक बिजनेस हैं, आपका एक गुड नेम है। जिसने मैंने भी कहा कि एक वक्त में कुछ मुद्दत पहले एफबीआर और एफबीआर पे तो होने से इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अकेला है, उस गवर्नमेंट इदारा है। लेकिन नेशनल बैंक की वजह से जब लोगों को पता चला कि इस पे अटैक हुआ है, शायद कई लोगों ने, और पाकिस्तान में तो हम एक मुर्दा कौम है, कुछ भी हो वी डोंट केयर, लेकिन अगर ये काम किसी यूरोपियन बैंक के ऊपर हुआ होता, शायद वो फर्क हो जाता। लोग कहते नहीं, हमने आपके साथ नहीं रहना, आप तो हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आपको याद होगा कि एक वक्त में चंद साल पहले हमारे एक एम्बेसडर के ऊपर कुछ इस किस्म के वो थे कि उसने मुल्क से बुरा किया है, इन अदर वर्ड्स हुसैन हक्कानी। और आपकी कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था ब्लैकबेरी को कि जी हमें इसकी इंफॉर्मेशन दो। उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट हो तो पाकिस्तान की हो, लेकिन ये नहीं हो सकता, हमारी पॉलिसी में किसी की सिक्योरिटी को हम ब्रीच नहीं कर सकते।
तो किसी की भी अगर बिजनेस है तो उसका नेम उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर उस पर अटैक हुआ और वो कामयाब हो गया और वो मीडिया में आ गया, तो फिर आप मतलब यहाँ तो आपने कहा कि जी 1 करोड़ लोगों की का डेटा जो है वो ब्लैक मार्केट में बिक गया। किसी एक शख्स ने भी उस 1 करोड़ में से 1 मिलियन भी बाहर नहीं आया कि जी तुम्हारे पास हमारी इंफॉर्मेशन थी, बताओ कहां से हमारा ये डेटा बिका है, किसने बेचा है, किसने उठाया है, मुर्दा कौन। लेकिन अगर ये यूएस में हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल ये जर्मनी में हुआ होता, ये इंफॉर्मेशन ये लीड चलती, तो गवर्नमेंट को क्या कुछ के अब उसको वो करना पड़ता, ये उनका मसला है। समझ आ गई। तो इसका इससे पता चलता है कि, और ये इसलिए मैं कहता हूँ okay, so ladies and gentlemen, I think the recording is already in progress, and yes, and we continue. तो हमने इससे पहले ये देखा कि थ्रेट किसे कहते हैं, ठीक है। अब थ्रेट की वजह से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें नंबर 1 हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है, इंफॉर्मेशन थेफ्ट। जी, हमारी इंफॉर्मेशन थेफ्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई भी कई एग्जांपल हो सकती हैं। वन ऑफ द एग्जांपल आपके सीक्रेट एजेंसीज हैं, कोई वहां से इवन अगर वहां का ये पता चल जाए कि यहाँ कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और किस टास्क पे काम कर रहे हैं, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तबाही के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जितने भी मिसाल के तौर पे दहशतगर्द हैं, अगर उनको पता चल जाए कि जी ये 4 लोग जो हैं ये मेरे पीछे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लगे हुए हैं, तो वो उनको जिंदा हरगिज नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह दूसरी क्या, अगर आपको पता है कि यहाँ पे तो हमारी यूनिवर्सिटीज हमारे इदारे जो हैं बदकिस्मती से वो गवर्नमेंट के फंड के ऊपर सारा कुछ चलना गवर्नमेंट के फंड के ऊपर होता है, पब्लिक मनी पे चलते हैं। अल्दो कि अब यूनिवर्सिटी को कहा जाता है कि जी आप अपने लिए खुद पैदा करें, तो उनके पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है, उनके पास इसके अलावा कोई हल नहीं है कि वो कि फीसें बढ़ाएं और ट्रांसपोर्ट बंद कर दें वगैरह वगैरह। लेकिन बाहर की दुनिया में यूनिवर्सिटीज अपने लिए खुद अपना पैसा जनरेट करती हैं, और इतना पैसा उनके पास होता है कि आप जैसे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और कहते हैं जी हम फुली फंडेड आपको सब कुछ देते हैं, यानी फीस भी माफ है, खाना पीना भी माफ है, अब जो मर्जी आपके खर्चात हैं, इवन आपको ट्रैवल करना है आपको ट्रैवलिंग मिलेगी। मिसाल के तौर पे आप किसी कॉन्फ्रेंस में किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं, आपको वहां का राइश आपका सब कुछ मिलेगा। तो कहां से वो पैदा करते हैं, उनके पास उनकी रिसर्च का डेटा मौजूद है जो कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे वो पैसे कमा रहे हैं। चाहे वो उन्होंने इंडस्ट्री के लिए कोई प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाले हुए हैं, या उन्होंने अगले 10 साल के बारे में 20 साल के बारे में सारा उनके पास वो है कि जी हमने ये टेक्नोलॉजीज को आगे लेकर आना है। अगर वो सारा कुछ उनसे थेफ्ट हो जाए तो वो तो बिल यूनिटी पिशावर बन जाएंगे, ठीक है ना।
तो इससे पता चलता है कि ये कितनी बड़ा एक रिस्क है हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी तरह किसी भी बैंक है, अगर कल किसी भी आपके साइट के ऊपर ये बता दिया जाए कि जी स्विस बैंक में कितने लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, कहाँ से उनको आए हैं, किसने शिफ्ट किए हैं, सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि स्विस बैंक का क्या हालत हो। ठीक है। इसी तरह नंबर 2, डेटा लॉस एंड मैनिपुलेशन। क्या मतलब है इन दोनों का? डेटा लॉस और मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि आपकी सिस्टम पे कोई वायरस भेजता है, कोई मालवेयर भेजता है, और सिंपल छोटी सी उसमें एक कमांड लिखता है, फॉर्मेट सी, फॉर्मेट डी, तो क्या होगा? डेटा इज लॉस्ट। मैनिपुलेशन का मतलब यह है कि आप अपने ऐसा एक अटैक करते हैं कि जनाब सीएमएस में जितने भी लोगों के एफ्स हैं कन्वर्टेड टू ए, फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या हो गया? डेटा को मैनिपुलेट कर दिया गया। या किसी भी बैंक में जितने भी लोगों के अकाउंट्स हैं उनके पैसों में सिर्फ एक जीरो बढ़ा दें। आप कहेंगे मैंने कौन सा गुनाह किया, एक जीरो तो बढ़ाया है, लेकिन 10 टाइम उनकी जी चेंज इन डेटा। मैनिपुलेशन इज चेंजिंग द डेटा, लॉस इज उड़ा देना। तो दिस इज कॉल्ड एज दी, तो ये भी एक थ्रेट है। इसी तरह आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब यह है कि आप किसी का, मिसाल के तौर पे किसी का आईपी इस्तेमाल करो, जिसको आईपी स्पूफिंग कहते हैं, किसी का मैक इस्तेमाल करो, मैक स्पूफिंग कहलाता है, किसी का ईमेल इस्तेमाल करो, ईमेल स्पूफिंग कहलाता है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, मतलब किसी को ऐसा पता चल रहा है कि आप जो हैं वो नहीं है, जो आप शो कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जी मिसाल तो दिस ईमेल इज फ्रॉम द सीईओ ऑफ द कंपनी, दिस इज एन ईमेल फ्रॉम द मैनेजर ऑफ द बैंक, जो कि आप नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप किसी की आइडेंटिटी को थेफ्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अगेन ए सीरियस अटैक, थ्रेट। इस तरह मैंने कई दफा एक्सप्लेन किया क्लास में कि डिसरप्शन ऑफ सर्विस किसे कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस किसे कहते हैं, डिसरप्शन ऑफ सर्विस या डिनाइल ऑफ सर्विस। तो हमने मोहम्मद नूर पढ़ा है कि डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि जिस सर्विस एक कंप्यूटर ने देनी है, कंप्यूटर नहीं। मोहम्मद नूर आपका माइक ऑन है, आप माइक को म्यूट कर लें। थैंक यू जी। तो मिसाल के तौर पे, आपका एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमारा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, बाइसेप जिसे कहते हैं, बाइसेप पिशावर का काम ये है कि उनका एक अदद वेब सर्वर है और उसके पीछे एक डेटाबेस सर्वर है। और इसका काम यह है कि जनाब जब भी रिजल्ट आए उस दिन लोगों अपने रोल नंबर दें और उनको उनके रिजल्ट्स नजर आ जाएं। यही काम है ना। अब आप उस दिन इस मशीन को साथ ऐसा काम करते हैं कि ये किसी को भी या मेजॉरिटी को ये रिजल्ट नहीं दिखा सकती। तो क्या आपने करवा लिया? डिसरप्शन ऑफ सर्विस क्रिएट करना। दूसरी एग्जांपल, आपको पता है कि करीम या उबर, करीम या उबर आपके दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में फैसिलिटेट करते हैं। अगर आप उनकी मशीन्स को एक दिन के लिए भी, मिसाल के तौर पे, वो लोग कॉल करें या मैसेज करें, व्हाटएवर, कोई जवाब ना आए, इसका मतलब ये हुआ यानी कोई गाड़ी उनके लिए नहीं पहुंच रही, क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो भी उनका सिस्टम लगाया हुआ है उसको आपने डिसरप्ट कर दिया, उनकी सर्विस को डिसरप्शन में ले गए, डिनाइल में ले गए। तो इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा, या कोई बैंक है, लाजमी तौर पे लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टकाटक करते हैं। अब तो यही अच्छी बात है कि स्पेशली जिस दिन बिल पे होते हैं,
तो पहले तो उस दिन आपने देखा होगा बचपन में कि लाइनें लगी होती थी बैंक के बाहर, अगस्त में, जुलाई में, सख्त गर्मी में लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी होती थी। अब आप घर पे बैठे हुए इजी पैसा से, इजी पैसा क्या है, टेलीनॉर का बैंक है। जैज कैश से क्या है, मोबिलिंग का बैंक है। ऑर्डिनरी बैंक कोई भी, यूबीएल है, कोई भी एचबीएल है, आप वहां से अपनी पेमेंट करते हैं और कहते हैं जी काम हो गया। तो अगर आप ये चीज बिठा दें उस आखिरी डेट के ऊपर, लोगों का कितना बड़ा मसला बन जाए। तो दिस इज द डिसरप्शन ऑफ सर्विस। बात समझ आ रही? तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपके जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसको आप एसेट भी कह सकते हैं, डिजिटल एसेट कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एसेट तो आपकी जायदाद भी हो सकती है, एसेट तो आपके पैसे भी हो सकते हैं, एसेट तो आपका गोल्ड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम जब साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो आवर एसेट्स आर डिजिटल एसेट्स। अब उनको कोई थेफ्ट करता है, उनको कोई लॉस देता है, उनको कोई मैनिपुलेट करता है, उनको कोई डिसरप्ट करता है, तो दैट इज ए बिग थ्रेट। क्लियर? देन वी टॉक अबाउट इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब है अटैकर, जिसको आप थ्रेट एक्टर भी कह सकते हैं। इंट्रूडर का क्या मतलब है? थ्रेट एक्टर। इंट्रूडर का मतलब है, ये इंट्रूडर के ऊपर हमने नहीं थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। इंट्रूडर कैन गेन एक्सेस टू द नेटवर्क थ्रू सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज। थ्रू सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज, इसका मतलब ये है कि वल्नरेबिलिटी क्या है, जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले बताया गया, वीकनेस, लूप होल। मिसाल के तौर पे आपने आपकी जो पासवर्ड की फाइल है, या आप चलें आसान एग्जांपल लेते हैं, आप इस वक्त विंडो 11 का जमाना है, लेकिन या विंडो सर्वर 2008 10 मुझे नहीं पता, जो भी लेटेस्ट वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, या कोई वेब सर्वर लाइक अपाचे, लाइक एनजीएनएक्स। अब आपको चाहिए कि आपके पास इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड हो, लेकिन आपके पास तो 20 साल पुराना है, 2000 में जो पड़ा हुआ था वो ही चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस 20 साल में लोगों ने जितनी भी कमजोरियां निकाली हुई हैं वो नेट पे मौजूद हैं। द पर्सन अटैकर कैन यूज दैट। नाउ दीज आर योर वल्नरेबिलिटीज। बात समझ आ रही? तो यहां पे वो कह रहा है कि इंट्रूडर कैन गेन एक्सेस टू द नेटवर्क थ्रू द वल्नरेबिलिटीज, हार्डवेयर अटैक्स, और थ्रू गेसिंग समवन यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हम देखते हैं कि ये तरीके हम मोस्टली डिक्शनरी अटैक्स के जरिए या ब्रूट फोर्स अटैक्स के जरिए हम लोगों के यूजर नेम और पासवर्ड्स मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पे, इवन किसी, आपने अपने तरफ से बड़ा अच्छा काम किया हुआ है कि आपने जितनी भी फाइलें वर्ड की हैं, पीडीएफ हैं, विनजिप हैं, विनरार हैं, वगैरह वगैरह, आपने सबके ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ है ताकि कोई और ना खोल सके। लेकिन अब जैसे ही लोग इन फाइलों को क्या करेंगे, मेथड इस्तेमाल करेंगे, टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और यूजर नेम और पासवर्ड निकाल लेंगे। आपके लिए तो खतरा है। लाइन तो जब आपने पासवर्ड लगाया तो वो कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स थी जो आप चाहते थे कि कोई और ना देख सके। तो कहते हैं इंट्रूडर्स गेन एक्सेस बाय मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर और एक्सप्लॉइटिंग सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज इज कॉल्ड थ्रेट एक्टर। इंट्रूडर, थ्रेट एक्टर, अटैकर, ब्लैक हैट, जो मर्जी नाम दे दो। क्लियर होगी मेरी बात जी? मामा को बात समझ आ रही है कि मामा है नहीं? मामा नहीं। तो वी हैव मोहम्मद नूर एंड शैला। एनी अब हम बात करना चाहते हैं टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। देयर इज समथिंग इन द चैट। ओके, तो मोहम्मद नूर, हम बात करना चाहते हैं कि कितनी टाइप्स की वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं।
तो कहता है कि जनाब 3 किस्म की प्राइमरीली वल्नरेबिलिटीज वीकनेसेस हो सकती हैं आपके डिजिटल एसेट्स में। कहता है वल्नरेबिलिटी इज द डिग्री ऑफ वीकनेस इन द नेटवर्क। Some degree of vulnerability is inherent in routers, switches, desktops, servers, and even security devices. Typically, the network devices under attack are the endpoints, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं वो एंड पॉइंट्स पे पड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पे आपका वेब सर्वर क्या है, आपका ईमेल सर्वर क्या है, आपका फाइल सर्वर क्या है, आपका डेटाबेस सर्वर क्या है, एंड पॉइंट्स हैं। तो ज्यादा खतरा यहीं पे होता है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप इन वल्नरेबिलिटीज को, वीकनेसेस को डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, तो 3 क्लासेस बन सकती हैं। 3 क्लासेस बन सकती हैं। क्या है जी वो टाइप्स? नंबर 1, इट कैन बी टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज। टेक्नोलॉजी में कमजोरी है, आपने कॉन्फ़िगरेशन ही कमजोर की हुई है, कॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटीज है। या आपकी कंपनी की पॉलिसी थी, आपने उसको, या तो वो पॉलिसी प्रॉपर बनाई नहीं गई हुई, और अगर बनाई है तो आपने इंप्लीमेंट ही नहीं की हुई। अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या मतलब है इसका। मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज का क्या मतलब? टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज का मतलब ये है, हम कल भी ये टॉपिक पढ़ रहे थे कि आपका मिसाल के तौर पे स्विच है और आपको खतरा इस बात का मौजूद है कि आपके डीएचसीपी को कोई तमाम आईपी उसका खा जाए, जिसको कहते हैं डीएचसीपी स्टारवेशन, या गलत आईपीज लोगों को दिए जाएं, गलत डीएनएस प्रोवाइड किया जाए, वगैरह वगैरह। अब ये ऐसी कमजोरियां हैं जो कि इस प्रोटोकॉल में, टेक्नोलॉजी में मौजूद हैं। तो इसलिए वो कहता है, या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ऐसी खामियां मौजूद हैं, किसी प्रोटोकॉल के अंदर वीकनेसेस मौजूद हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को, ऐसी वीकनेसेस को हम क्या कहेंगे? चाहे वो डीएनएस में है, चाहे वो डीएचसीपी में है, दे आर दी प्रोटोकॉल्स। तो इसको हम कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजिकल वीकनेसेस। जैसे उसने कहा है कि माइट इंक्लूड टीसीपी प्रोटोकॉल वीकनेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम वीकनेसेस, और किसी भी नेटवर्क इक्विपमेंट की वीकनेसेस जो हैं उनको हम कहेंगे कि दे आर दी टेक्नोलॉजिकल वीकनेसेस। फिर कॉन्फ़िगरेशन वीकनेसेस, वो तो मैंने अभी आपको कहा कि मिसाल के तौर पे आप अलाउ कर रहे हैं, वन ऑफ द एग्जांपल, कि आप अलाउ कर रहे हैं कि जी आप अपना पासवर्ड कभी भी तब्दील ना करें, इट्स फॉर लॉन्ग लाइफ वैलिड। आपने देखा होगा, स्पेशली अगर आपके बैंक के अकाउंट्स हैं, तो बैंक्स आपको मजबूर करते हैं कि आप अपना पासवर्ड मिसाल के तौर पे 10 कैरेक्टर से ज्यादा रखें। तो आपको मजबूर करते हैं कि आप उसमें कैपिटल लेटर इस्तेमाल करें, स्मॉल लेटर इस्तेमाल करें, नंबर इस्तेमाल करें, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल करें, और फिर मजबूर करते हैं कि हर 3 महीने के बाद आप चेंज करें। और अगर चेंज नहीं करते तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं कि भाई आओ और चेंज करो। क्यों? तो अगर आप फीचर तो हैं लेकिन आप नहीं इंप्लीमेंट करते, तो इसका मतलब है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन में छोड़ा हुआ कि कोई एबीसीडी में रखता है तो ठीक है, कोई पुराना ही रखता है, मिसाल तो एबीसीडी के बाद हम दोबारा एबीसीडी रखने की कोशिश कर रहा है, वल्नरेबिलिटी है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। मतलब ये टेक्नोलॉजी की कमजोरी नहीं है, टेक्नोलॉजी तो आपको पावर दे रही है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो तो दे रही कि डीएचसीपी स्नूपिंग इंप्लीमेंट कर रहे हो, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन आप नहीं कर रहे। वो तो कहता है कि आर्प इंस्पेक्शन इंप्लीमेंट कर लो, आप नहीं कर रहे। वो तो कहता है कि पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर लो, कॉन्फ़िगरेशन में है, आप नहीं करते। वो तो कहता है कि अनयूज पोर्ट्स को ब्लॉक कर दो, आप नहीं करते। तो गलती किसकी है? आपकी है। तो यही वो कह रहा है कि जनाब माइट इंक्लूड अनसिक्योर्ड यूजर अकाउंट्स, आपने यूजर अकाउंट को सिक्योर नहीं किया, सिस्टम अकाउंट्स को नहीं किया, पासवर्ड इजीली गेसेबल है,
इंटर सर्विसेज, जैसे अभी मैंने डीएनएस का कहा, डीएचसीपी का कहा, मिसकॉन्फ़िगर्ड है, तो ऑल ऑफ देम कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वीकनेसेस. देन कम्स द सिक्योरिटी पॉलिसी. तो याद रखें कि या आपके जो भी इदारा है, मिसाल के तौर पे ये हेल्थ है, ये फाइनेंस है, ये एजुकेशन है, हर एक के लिए दुनिया ने स्टैंडर्ड पॉलिसीज डिसाइड की हुई हैं. और मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं या हेल्थ की पॉलिसीज हैं. अब हॉस्पिटल पे ये फर्ज बनता है कि वो इस पॉलिसी को, इस इंटरनेशनल पॉलिसी को अपनी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा बनाए. लेकिन अगर आप नहीं करते तो मतलब दुनिया ने तो आपको बताया कि भाई ये चीजें आपने प्रोटेक्ट करनी है, आप नहीं करते, डिजास्टर हो सकता है. तो यही वो कह रहा है कि सिक्योरिटी पॉलिसी वल्नरेबिलिटीज माइट इंक्लूड लैक ऑफ रिटर्न सिक्योरिटी पॉलिसी. आपने कोई सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई ही नहीं, तो इम्प्लीमेंट, जब बनी नहीं तो इम्प्लीमेंट क्या होगी. जो बनी नहीं तो आपका सारे काम उसके मुताबिक कैसे होंगे. तो लैक ऑफ रिटर्न पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, पॉलिटिक्स, लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन कंटिन्यूटी, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नॉट अप्लाइड. तो अंडर इसके अंदर क्या आ जाएगा कि जनाब ये आपने कौन सी वल्नरेबिलिटीज छोड़ी हुई है, सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से आपने वल्नरेबिलिटीज छोड़ी हुई है. तो टेक्नोलॉजिकल, कॉन्फ़िगरेशन और सिक्योरिटी, और तीनों में आप किसी सूरत भी अपने आप को नहीं वो कर सकते. नॉर्मली टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं, जो वेंडर होता है वो आपको हेल्प आउट करता है. आपने देखा होगा कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको हर रोज या हफ्ते वट हर 2 दिन के बाद जब भी कोई चीज नहीं वो करते हैं, अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस का सॉफ्टवेयर है, आपको मिल रही होती है. ये वो किस को फिक्स करते हैं, टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज को फिक्स कर रहे होती है. उनको फील होता है कि हमारी ये वाली एप्लीकेशन जो है वल्नरेबल है, वो उसका फिक्स आपको देती है. लेकिन कॉन्फ़िगरेशन का उन्होंने आपको तरीका बता दिया, आप इंप्लीमेंट करते हैं नहीं करते आपकी मर्जी. इसी तरह सिक्योरिटी पॉलिसी रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज अगेन आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं करेंगे तो नुकसान खुद पाएंगे. तो कहते हैं ऑल थ्री ऑफ दीज source of vulnerabilities can leave a network or device open to various attacks, including malicious code attacks and network attacks. Then हमें कहा गया कि जनाब फिजिकल सिक्योरिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन जो बड़े इदारे हैं उनके मखसूस रूम्स होते हैं, और वहां पे कोई भी शख्स जो ऑथेंटिकेट वेरीफाइड नहीं है, यानी वहां का एम्प्लॉय नहीं है मिसाल के तौर पे, वो अंदर नहीं जा सकता. ये नहीं कि मलगरे में जरा दन्ना बचे उसको, नो. इसी तरह इवन आप जब इंटर होते हैं रूम के अंदर, उस सीक्रेट रूम के अंदर कह लें, सिक्योर रूम के अंदर अगर कह लें, तो आप नॉर्मली अपना कार्ड दिन में 10 दफा जाओगे तो 10 दफा उसको पंच करोगे और वापस आओगे, दोबारा लगाओगे, ताकि पता चले कि अगर ये टास्क किसने किया. तो यही वो कह रहा है कि जनाब इफ network resources can be physically compromised, the threat actor can deny the use of network resources. The 4 classes of physical threats are as follow. Number 1, hardware threat. हार्डवेयर थ्रेट क्या है? आप अंदर गए और आपने कोई एक केबल तोड़ दी, निकाल दी, काट दी, तो ये कह रहा है दिस इंक्लूड फिजिकल डैमेज. आप इवन किसी राउटर को फिजिकल डैमेज कर सकते हैं, सर्वर को कर सकते हैं, स्विच को कर सकते हैं, केबलिंग को कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी. तो सच फिजिकल सिक्योरिटी में दिस इज कॉल्ड एज द हार्डवेयर
threats. Then environmental threats. मैं क्योंकि बहुत साल पीटीसीएल का हिस्सा रहा, हम जब स्विच रूम में होते थे तो एज ए रूल नहीं किसी को जाने देना चाहिए उस जगह पे, क्योंकि वहां पे फिजिकल डैमेज कोई भी कर सकता है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल डैमेज का मतलब ये है, अब्दुल्ला और मोहम्मद नूर और शैला, इसका मतलब ये है कि वहां का टेम्परेचर, वहां की ह्यूमिडिटी, दैट इज ऑल्सो नीड टू बी कंट्रोल्ड। आप कहेंगे टेम्परेचर से क्या होता है, आपको पता है कि डिजिटल, आपका तमाम जो डिजिटल एसेट्स हैं वो डिजिटल इक्विपमेंट है, और वो एक खास टेम्परेचर पे एफिशिएंटली काम करता है। और नंबर 2, वो खुद हीट जनरेट करता है। मिसाल के तौर पे इवन आप अपने लैपटॉप के आसपास हाथ रखें, आपको फील होता है वो तो बड़ी गर्म हीट दे रहा है। और ये सोचें, जहां मिसाल के पे डेटा सेंटर है, वहां तो हजारों मशीन्स होंगी, 100 की तादाद में स्विचेस होंगे, राउटर्स होंगे, फायरवॉल्स होंगे, एवरीवन इज जनरेटिंग हीट। तो अगर टेम्परेचर, अगर आपकी वहां की प्रॉपर कूलिंग नहीं है, आप इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर रहे, जो कि हमेशा करना है, तो यू विल फाइंड इट कि विद इन आवर, विद इन हाफ 30 मिनट्स टेम्परेचर विल जंप फ्रॉम समवेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर। इसी तरह आपको पता है कि ये तमाम डिवाइसेस एक खास टेम्परेचर के ऊपर, खास ह्यूमिडिटी के ऊपर काम करते हैं। अगर आपकी इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, यानी नमी है, तो दैट कैन रस्ट इट। ठीक है, तो यहाँ यही बात उसने की है कि दिस इंक्लूड टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, टू हॉट और टू कोल्ड और ह्यूमिडिटी, तो दीज आर कॉल्ड दी इन्वायरमेंटल थ्रेट्स। इसका भी आपने ख्याल रखना है। नंबर 3, आपके नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारी वायर जो होती है नंगी है, हम कोई भी चीज लगा रहे होते हैं तो प्रॉपर नहीं है, हमने जस्ट तारें लगा दी, नहीं, दे आर दी दैट कैन क्रिएट, किसी को भी शॉर्ट सर्किट, पुअर आपकी वायरिंग है, तो दीज आर दी इलेक्ट्रिकल थ्रेट्स। और मेंटेनेंस थ्रेट का मतलब ये है कि हम दो तरह से मेंटेनेंस करते हैं, एक होता है रिएक्टिव और एक होता है प्रोएक्टिव। और हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में प्रोएक्टिव करना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये नहीं कि जब तक कि खराब नहीं होगा तो मैंने इसको ठीक नहीं, इसको नहीं देखना, नहीं, आप उसको साथ साथ मेंटेन करते रहेंगे, ताकि आपको अगर फील होता है कि चीज में थोड़ी सी कमी खराबी आ रही है, उसको ठीक कर लें। अगर लेट करें पुअर केबलिंग आपको नजर आ गई है, उसको ठीक कर लें। ये नहीं कि जब तक कि वो उसको आग ना लगे मैंने इसको हाथ नहीं लगाना। ठीक है, तो ए गुड प्लान फॉर फिजिकल सिक्योरिटी must be created and implemented to address these issues. कुछ क्लियर हुआ मेरी बात? Okay. Then is the next topic is about the network attacks. Network attacks. Ladies and gentlemen, network attacks में सबसे पहली चीज जो हम स्टडी कर रहे हैं कि नेटवर्क्स पे कौन, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप सॉफ्टवेयर कोई भी लिखता है फॉर बैड पर्पस, the definition of this is software for malicious purpose, is software that is made for intention which is malicious, that is named as malware. That is named as malware. अब मुख्तलिफ किस्म के मालवेयर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे वायरसेस, मिसाल के तौर पे वॉर्म्स, मिसाल के तौर पे ट्रोजन हॉर्सेस, मिसाल के तौर पे एडवेयर्स, मिसाल के तौर पे स्पाईवेयर्स, मिसाल के तौर पे रैंसमवेयर्स। तो दे आर ऑल मालवेयर्स, दे आर ऑल मालवेयर्स। अब क्या मतलब है वायरस का? ये भी एक वायरस, एक मालवेयर, या सभी मालवेयर जो मैंने भी बताए मालवेयर है। तो वायरस उस मालवेयर को कहते हैं जो कि नॉर्मली किसी प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, अपने आप को किसी प्रोग्राम के साथ। मिसाल के तौर पे कोई एग्जीक्यूटिबल फाइल है, कोई वर्ड फाइल है, कोई एक्सेल की फाइल है, कोई पावर पॉइंट की फाइल है, कोई पीडीएफ की फाइल है,
कोई .bin फाइल है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपने आप को उसके साथ अटैच कर लेते हैं, और जब जो ही आप ये फाइल ओपन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाता है। और एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी इसका काम है, मिसाल के तौर पे ये फॉर्मेट कर दे, ये फाइल की एक्सटेंशंस रिमूव कर दे। तो आपको पता है कि फाइल, जब भी आप कोई फाइल को क्लिक करते हैं तो उसकी जो प्रोग्राम उसको ओपन करता है वो उसकी एक्सटेंशन को देखता है। ये .exe है, ये .doc है, अगर ये डॉक है तो इसको वर्ड में खोलना है, ये .xls है तो इसको पावर पॉइंट एक्सेल में खोलना है, वगैरह वगैरह। तो वायरस अपने और स्प्रेड कैसे करता है, जैसे मैंने कहा कि ये किसी के साथ अटैच्ड है। मिसाल के तौर पे एक असाइनमेंट आपने बनाई और असाइनमेंट के साथ एक वायरस लग गया, और अब आपने वो वायरस ज़दा फाइल, जो असाइनमेंट है, आपने अपने 200 स्टूडेंट्स हैं, अपने साथी हैं, उनको दे दिया कि जी कड़े में देख कॉपी है गई, सिर्फ नंबर चेंज की। तो अब आप समझता है कि ये एक कंप्यूटर से 200 कंप्यूटर तक पहुंच गया। ये खुद नहीं जाता वायरस, इसको कोई ना कोई इस तरह का चीज चाहिए होती है कि किसी फ्लैश के जरिए जाए। पुराने टाइमों में, हमारे टाइम पे फ्लॉपीज होती थी तो फ्लॉपीज के जरिए जाए, उसके बाद सीडीज थी तो सीडीज के जरिए जाए, उसके बाद डीवीडीज थी तो डीवीडीज के बाद जरिए जाए, और आजकल फ्लैश मेमोरीज हैं, फ्लैश मेमोरीज के जरिए जाए। ठीक है। हाँ, आप ईमेल किसी को करते हैं, आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं, तो आप कर रहे हैं, तो ये उसके जरिए, जैसे आप कहते हैं कि जी साइमन टू शो आउट यू कड़े में दे व्हाट्सएप का, तो बस वो फाइल के साथ जो ही वो फाइल ओपन करेगा ये तोहफा उसको भी मिल जाए। इसको कहते हैं वायरस। इसके मुकाबले में वॉर्म काम तो मिलेशियस है, लेकिन वॉर्म करता ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये, जैसे कि आप इसका नाम से जाहिर है कि आपने सुना होगा कि आप जिनके घरों में भी चाहे वो गमले रखे हुए हैं आपने, चाहे आपने जमीन पे चीजें लगाई हुई हैं, तो क्या होता है कि उसको आप जमीन को नरम करते हैं, जिसको हम आम जुबान में शायद बॉडी कहते हैं। अब लेकिन नेचुरली अगर आप ये काम करवाएं तो आप लोग जो फार्मर्स हैं वो अपनी जमीन में खुद अर्थवॉर्म्स छोड़ते हैं। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, यहां से इंटर हुए और यहां से निकल आए, फिर यहां पे इंटर हुए, फिर यहां से निकल आए, जमीन क्या हो गई, पोरस हो गई। बस वॉर्म भी यही काम करता है कि ये नेटवर्क के जरिए, यानी इसको किसी अटैचमेंट की जरूरत नहीं है, इसको किसी सीडी की जरूरत नहीं है, किसी डीवीडी की जरूरत नहीं है, किसी फ्लैश मेमोरी की जरूरत नहीं है, आपको आप किसकी मेल की जरूरत नहीं है, आपकी व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है, आपके फेसबुक की जरूरत नहीं है। ये खुद ही एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक थ्रू द नेटवर्क पहुंच जाएगा, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस है। और काम उसी तरह करता है, स्प्रेड करता है, जो काम आप वायरस से लेना चाहते हैं वो काम ऑटोमेटिकली वॉर्म कर सकता है। थर्ड मैंने बताया विच इज द ट्रोजन, विच इज द ट्रोजन। ट्रोजन का मतलब ये है कि ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये है, ये एक पुरानी मूवी के से लिया गया है, इंग्लिश मूवी से, कि वहां पे दो प्रॉब्ली लेटेंस के या ग्रीक्स के साथ ये मसला हुआ था कि उन्होंने, अपने दुश्मन ने उनको एक अदद लकड़ी का बहुत खूबसूरत घोड़ा गिफ्ट किया। तो उन्होंने देखा कि ओ ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, उन्होंने ला के बादशाह के महल में रख दिया कि देखें जी इतना बड़ा तोहफा, तो इतना खूबसूरत चीज तो यहीं पे हो सकती है। वो तोहफा यहाँ पे महल के अंदर रख दिया गया। हुआ क्या, रात हुई, लाइटें तो नहीं थी हमारी तरह, बिजलियों का जमाना तो नहीं था, अंधेरा हुआ, तो उस उस खूबसूरत घोड़े में से फौजी बाहर निकले, उसके अंदर फौजी छुपे हुए थे असले के साथ, बाहर निकले और उन्होंने महल को कब्जा किया और सारी मुमलिकत को अपने कंट्रोल में ले लिया। ट्रोजन भी इसका मतलब कि जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता, बस ट्रोजन भी यही करता है।
कि आपको ये बताता है कि जी मैं एक वर्ड की फाइल हूं, एक एक्सेल की फाइल हूं, एक वीडियो हूं, एक ऑडियो हूं, कोई बेहतरीन सॉफ्टवेयर हूं, मिसाल के तौर पे मैटलैब हूं, एप्पल हूं, ऑटोकैड हूं, लेकिन जब आप उसको अपने कंप्यूटर पे ले आती हैं तो वो उस काम के साथ साथ खूबसूरत घोड़ा तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो मिलिशियस वर्क भी करता है। मिसाल के तौर पे वो आपके जो भी आप टाइप करते हैं, मिसाल के तौर पे वो भेज रहा होता है अपने आका की तरफ, अपने कंट्रोल की तरफ, कमांड एंड कंट्रोल की तरफ, मिसाल के तौर पे। ऐसे ऐसे लुकिंग लेजिटिमेट, लुक्स लाइक लेजिटिमेट बट इट इज नॉट। तो यूं वो इस किस्म के मैलवेयर को क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स। फिर हमने चलेंगी, इसके अलावा हम इन तीन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, और फिर रिकॉनेसेंस की अभी हमने बात करनी है और कुछ देर पहले हमने की भी, लेकिन इनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एडवेयर का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि बात साइट्स पे आप जाते हैं, आप नहीं चाहते लेकिन आपके सामने एड्स चल रही होती हैं। मे बी नॉट बैड, मे बी बैड एज वेल, लेकिन कम से कम ये बैड जरूर है कि चीज आप नहीं देखना चाहते, आपको एनॉय कर रहा है, बार बार नई नई एड्स ओपन हो रही हैं, तो दैट कॉल्ड दी एडवेयर्स। इसके बाद स्पाईवेयर्स। स्पाईवेयर का मतलब यह है कि आपने ऐसी सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी, जैसे नाम से जाहिर है, आप कहते हैं हमारे स्पाई मास्टर्स हैं, यानी कि जासूस हैं, तो ये भी आपकी जासूसी का काम करता है। मिसाल तो आपने अपना यूजर नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, जो भी लिखा, ये उसको ट्रांसमिट कर देता है, अपने बफर में डाल के ट्रांसमिट कर देता है किसी भी कंप्यूटर की तरफ। तो सच ए मलेशियस सॉफ्टवेयर विल बी कॉल्ड एज ए स्पाईवेयर। उसके बाद एक बहुत ही डेंजरस मालवेयर है जिसको कहते हैं रैंसमवेयर। जिसे नॉर्मली मुझे स्टूडेंट बताते हैं कि रैंसम का उर्दू में मीनिंग जो है वो क्या है? कायनात, अगवा बराए तावान। कि आप किसी को उठा लेते हैं और उसको कहते हैं कि जी इतने लाख रुपए, करोड़ रुपए लाओ और अपना बंदा ले जाओ, अपनी गाड़ी ले जाओ, तो इसको कहते हैं रैंसम। यहां पर आप कैसे रैंसम करेंगे कि आप किसी भी, और कई स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उनके साथ ये हो चुका है, बल्कि डॉक्टर यूसुफ ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि उनके कंप्यूटर को किसी ने रैंसम कर लिया था। तो क्या होता है रैंसम? कि आप किसी के कंप्यूटर पे जाके एक्सेस लेने के बाद उसके सारे डेटा को इंक्रिप्ट कर देते हैं और की उसको नहीं बताते। तो अब अगर जितना भी डेटा इंक्रिप्ट कर दिया गया और उस बंदे के पास की नहीं है, तो क्या वो इस डेटा को खोल सकेगा? नहीं। वो इसको पढ़ सकेगा, ओपन कर सकेगा? नहीं। तो फिर आप उसको एक रीडमी फाइल देते हैं साथ कि जनाब अगर आपको ये अपना डेटा चाहिए तो आप ये बिटकॉइंस भेजें और हमसे की ले लें और अपना डेटा को डिक्रिप्ट कर लें, और नहीं तो बस मजे करो। तो इस किस्म के अटैक को क्या कहते हैं? इस किस्म के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? रैंसमवेयर। क्लियर हो गया? तो क्योंकि अब 1 मिनट से कम का, तकरीबन 1 मिनट का टाइम है, तो अगला टॉपिक मैं नहीं शुरू करता, विच इज, जिसका मैंने पहला बात तो आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया, विच इज द रिकॉनेसेंस अटैक्स। We will be talking about access attacks. We'll be talking about the denial of service and many. ठीक है? क्लियर है? तो कोई क्वेश्चन है तो कर लें, क्योंकि स्पेशली पहले मैं पूछूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट से, जहां पे हमें मोहम्मद नूर और शैला ने ज्वाइन किया हुआ है। कोई क्वेश्चन है तो कर लें। तो दो चैट में जवाब एकदम आए और दोनों कहते हैं नो सर क्लियर है, और नो सर नो क्वेश्चन। तो फिर ऑफलाइन जो हमारे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे कायनात भी है और अब्दुल्ला भी है, कोई क्वेश्चन है तो कर लें। नो? तो लेडीज एंड जेंटलमैन वी स्टॉप हियर। इंशाल्लाह विल बी मीटिंग टुमारो अगेन, और यहीं से आगे बढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।